वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हम अपनी क्लास। तो स्क्रीन पर बने रहें। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन ये रहा। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 2011 2001 से और 2011 में हमारा जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? तो ये हमारा एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एंड डी ट्रिपल एस बी और अभी बंगाल क्लर्क, अदर एनटीपीसी, रेलवे, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा लगभग 4 टाइम पूछा गया है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करता हूँ और बताता चलता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1770। 1770 इसका राइट आंसर 1770 हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम बात करें तो जैसे एक है डी ट्रिपल एस बी, नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इसका ऑप्शन था 17.64। 64 ऑप्शन था, 64। बट सीजीएल की अगर हम बात करें, सीजीएल की अगर बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन था 17.70। तो ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा। मगर ये 17.60 से 17.70 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो ऑप्शन देखकर घबराइए नहीं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये एमटीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमटीएस 2023 में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 मेघालय स्टेट हैज हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन रेट बिटवीन 2001 से 11 में मेघालय का जो था वो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला वृद्धि वाला स्टेट था। वाइल दादर एंड नागर हवेली, जबकि दादर एंड नागर हवेली यूटी हैज द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन। यानी कि स्टेट का अगर बात करें तो मेघालय स्टेट जो सबसे ज्यादा वृद्धि मेघालय स्टेट में हुआ है। और अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो वो दादर एंड नागर हवेली में हुआ था 2001 से 11 के बीच में। ये हम सेंसस, जो कि सेंसस है हमारे रेलवे के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, या हर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो सेंसस को जरूर कवर करके जाए। सेंसस 5 ईयर प्लान एक मैं डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है एक वीडियो में। मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आप इसमें से वीडियो में से देख सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, which of the following article of the Indian Constitution provide for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India? यानी कि यह पूछना सीधे सीधे पूछना ये चाह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है, कि यानी कि उनके लिए स्वतंत्र एक कार्यालय देने का प्रावधान है। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये आर्टिकल की बात करें तो पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट ये है आर्टिकल। किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए, तो उसमें आपको 1 से 2 नंबर, एसएससी में तो 2 नंबर 2 क्वेश्चन, रेलवे में भी 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिल जाता है पॉलिटी से रिलेटेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, मैं पहले इसको थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ।
हाँ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन उससे पहले हम थोड़ा इसी के बारे में, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी इन चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5। ठीक है, अब ये पूछना ये हो गया, तो ये हमारा डिस्कस हो गई। अब डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि ऑफिसर ऑफ सीएजी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये बीटीएन से, यानी कि ये बीटीएन से हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बीटीएन से लिया गया है। तो ये भी कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा चीज ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ये भी हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए, कि ये कौन से चैप्टर कहाँ से, कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारे अपकमिंग एग्जाम और प्रीवियस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ये ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजीएल 2024 में ये ऑलरेडी पूछा गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये किसे ये करते हैं, ये फिलोसफर एंड गाइड करते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी को। ठीक है, फिर 17 में ये पूछा गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर, ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो ये 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो ये 17 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो जो जो पूछा गया है पीवाईक्यू है, तो मैं उसे एक इम्पोर्टेंट को कवर कर रहा हूँ इस टॉपिक में। फिर सीजीएल 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है, इट्स अ सिंगल मेंबर बॉडी, ये जो होते हैं सिंगल मेंबर बॉडी होते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया 1949 मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्ट इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि ये इसे अगर हिंदी में समझें कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में अगर बात किया जाएगा तो वो हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अवान्वित सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का अवान्वित सूत्र क्या है। तो ये नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है। नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अवान्विक सूत्र CHCl3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसके बारे में कि ये जो है CHCl3 मेल्टिंग पॉइंट 2209 के पे। इसके बारे में भी ये जो है CHCl क्लोरोफॉर्म जो है ये पिघलता है 209 के पे, ये पिघल जाता है। तो ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यही है, ये ऑलरेडी पूछ रहा है कि केमिकल नेम ट्रीक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फार्मूला CHCl3। मैं बार बार CHCl को कवर कर लेता हूँ, जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके बारे में भी मैं जल्द ही रिव्यू बनाऊंगा। CHCl3 और ये DSSB 2022 में ये ऑलरेडी पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको आगे कवर करा दिया हूँ कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 209 के पे, 209 के, यानी कि 209 पे ये पिघल जाता है।
अब ये हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। Which of the following empire was founded by Hariar and Bukka in 3036? कि हरियान एंड बुक्का यानी कि दो भाई थे, जैसे एक कहावत नहीं कि दो भाई दोनों तबाही, वही वाला सीन है कि दो भाई थे जिन्होंने हरियार एंड बुक्का इन 3036 में एक एम्पायर का स्थापना किया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। यह हमारा विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कर्नाटक में मौजूद है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में एक दो क्वेश्चन नहीं है, बहुत बहुत क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसके बारे में ये रहा, थोड़ा डिटेल वर्णन कर लेते हैं। इसके बारे में ये रहा, CGL 2022 में ये पूछा गया है कि टू ब्रदर इज नेम हरिहर एंड बुक्का फाउंड द विजयनगर स्टेट इन 3036। इन 3036 से दे सिस्यूड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत, ये आप वो कैब के लिए थोड़ा याद कर लीजिएगा कि सिस्यूड मीन्स अलग होना, सिस्यूड मीन्स अलग होना, फ्रॉम दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडेड independent state in Karnataka. They established Vijayanagar as its capital city of on the bank of तुंगभद्र रिवर। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा बुक्का किस नदी के किनारे स्थित है? ये तुंगभद्र रिवर के किनारे स्थित है। तो हिंदी में यही है कि हरिहर बुक्का दो भाई थे। 3036 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। 3036 में वह दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए और कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए। उन्हें तुंगभद्र नदी के तट पर विजयनगर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो यही हमारा पूछ रहा है। उसके बाद CHSL 2024 में ये पूछा गया है, CHSL 2024 में द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर, अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी था विजयनगर एम्पायर का, ये CHSL 2024 में ऑलरेडी पूछा गया है। और अगर बात करें कि MTS 2024 में पूछा गया है द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर हरियाणा बुक्का राय वर द मिनिस्टर ऑफ कंपिली। कंपिली के ये मिनिस्टर थे। और एक ये भी है, हम्पी उत्सव इज अ कलरफुल कल्चर फेस्टिवल इन कर्नाटक दैट इमुलेट द इथोक एंड ग्रैंडवर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। तो ये हम्पी उत्सव जो होता है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो ये हम याद रख सकते हैं। तो इससे हमारा स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और ये विजयनगर एम्पायर का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब फिर हमारा नेक्स्ट ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पुर्तगीज ट्रैवल विजिट द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में कौन से पुर्तगीज ने विजयनगर एम्पायर में पहुंचे थे? तो ये डोमिंगो पाइस थे। डोमिंगो पाइस ने वहां की तरफ रुक किया था और ट्रैवल किया था। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर बात किया जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये SSC हो या रेलवे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो यहाँ तक तो हम तो ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय फाउंडेड द suburban township near Vijayanagar Empire called Nagalpuram after his mother. Vijayanagar Empire of South India was the Kamalpuram tank built in the 15th century. The Vijayanagar servant of functionary who constituted the group of family in Vijayanagar Empire was called Ayagar. ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जितना भी मैंने अभी विजयनगर से जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्किप ना कर सकते हैं। और फिर हमारा ये भी, संगम डायनेस्टी स्टैब्लिश इन विजयनगर किंगडम इन 14th सेंचुरी, कि संगम डायनेस्टी जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ विजयनगर किंगडम में, यानी कि ये 14 सेंचुरी में स्थापना ये स्टैब्लिश किया गया। नरसिम्हा देव राय फाउंडेड द सलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर।
ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तो विजयनगर का है, विजयनगर का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, सरहुल सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये नॉर्मल सा स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये झारखंड में मनाया जाता है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं एसएससी के लिए, ये एसएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कोई भी स्किप नहीं कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सरहुल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड सेलिब्रेटेड इन झारखंड सीजन ऑफ स्प्रिंग एंड मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर ऑफ चैत्र। यानी कि ये भी पूछ लेता है कि हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये चैत्र में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। और CHSL 2022 की अगर बात करें, साल ट्री ऑफ फर्टिलिटी ऑफ अर्थ, साल ट्री फ्लावर्स आर कलेक्टेड एंड ऑफर्ड ऑफ गॉड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। कि साल ट्री ऑफ फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ के लिए साल ट्री का फ्लावर को कलेक्ट किया जाता है एंड उसकी पूजा किया जाता है इस त्योहार के अंदर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन परसेंटेज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में हमारा कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? तो ये देख सकते हैं कि बिहार के लिए अभी बिहार का कई कई एग्जाम आने वाला है, जो बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ऐसे कई हैं, बीपीएससी हो गया। तो बीपीएससी में ऑलरेडी ये पूछा गया है, ये है पंजाब गैजेट में भी पूछा गया है, टीएनटीईटी में, यानी कि बहुत, एसएससी की तो बात ही ना करें क्योंकि एसएससी में कई एक बार ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 यानी कि इसका राइट आंसर 21% हमारा ऑक्सीजन मौजूद है हमारे एटमोस्फियर में। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? Which year following the Treaty of Shalbai? ट्रीटी ऑफ शालबाई किस ईयर साइन किया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1782 में, 82 में। और किसके किसके बीच ये किया गया था? तो ये ब्रिटिश और मराठा ब्रिटिश और मराठा एम्पायर के द्वारा किया गया था। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल वर्णन कर लेते हैं। सीपीओ 2022 में ये पूछा गया है कि फर्स्ट मराठा वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ शालबाई, यानी कि पहला फर्स्ट मराठा वार खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ शालबाई के अनुसार, यानी कि ट्रीटी ऑफ शालबाई साइन किया गया और फर्स्ट मराठा वार को समाप्त कर दिया गया। फिर एमपी में पुलिस 2016 में पूछा गया है द ट्रीटी, एक मिनट, द ट्रीटी ऑफ शालबाई वाज साइन ऑन 17 मई 1782 बाय रिप्रेजेंट ऑफ द मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कि ये मराठा एम्पायर है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये ट्रीटी साइन किया गया था 1782 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 48 नंबर, लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, कौन से रूप हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम CaCO3 यानी कि CaCO3 भी कहा जाता है। तो ये हमारा ये पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये CaCO3, ये भी बहुत मायने रखता है। और इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि
CGL 2022 यानी CGL 2022 में ये पूछा गया है कि लाइमस्टोन इज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जैविक अवसादी रॉक है, यानी कि जैविक अवसादी पत्थर है। और इसका ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये अगर बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में। और SSC की तो बात ही ना करें, 5 से 6 बार ये ऑलरेडी पूछा गया है, तो SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, पहले हम 50 नंबर को क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, क्योंकि 50 नंबर से रिलेट है 49 नंबर। तो ये पूछ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रिलीजेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 5 ईयर प्लान। ये अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, 5 ईयर प्लान, तो ये इसे कोई भी स्टूडेंट स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत बहुत हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला एग्जाम है, खासकर SSC और रेलवे के लिए। कि पहली बार आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भरता के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में आत्मनिर्भरता कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना कब शामिल किया गया था? तो ये फर्स्ट टाइम पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम ये थर्ड 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया गया था, इसे थर्ड 5 ईयर प्लान में जोड़ दिया गया था। और अब हम 49 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर ट्विन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द 5 ईयर प्लान। ये सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर ट्विन ऑब्जेक्ट, साथ में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दोनों को मुख्य उद्देश्य दिया गया था, यानी कि दोनों पे जोर दिया गया था, दोनों पे। तो ये किस 5 ईयर प्लान पे डिस्कस कर रहा है, किस 5 ईयर प्लान पे ये जोर दिया गया था? तो ये हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे डिस्कस किया गया था, इसको जोर दिया गया था ट्विन पे, कि आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ दोनों को जोड़ दिया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। तो ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि SSC में तो ये 3 बार ये पूछा गया है, एक चौथी बार ये पूछा गया है। और इसके बारे में अब हम डिटेल वर्णन करते हैं, क्योंकि ये हमारे 5 ईयर प्लान के लिए 5 ईयर प्लान तो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हर एग्जाम के लिए। The 5 ईयर प्लान emphasized the removal of poverty and attainment of self-reliance. The fifth year 5 ईयर plan duration was 1974 to 1978. 1978 ठीक है, कि ये पूछ रहा है कि ट्विन 5 ईयर प्लान हो गए, ट्विन 5 ईयर प्लान रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस, ये ट्विन ईयर हो गई। तो ये 5 ईयर प्लान में पांचवी 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे ये डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इट वाज लॉन्च इन 1961, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में हुआ था, एंड कंटिन्यू टिल 1966। द मेन फोकस ऑफ द प्लान वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाने पे जोर दिया गया था, एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के बारे में डिस्कस किया गया था, एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ पर इस पर फोकस किया गया था, उद्देश्य दिया गया था। एंड व्हाट, उसके बाद हमारा CPO 2022 में यह क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि इस पे मुख्य फोकस किया गया था कि यहाँ से सामान को इंपोर्ट किया जाए एंड प्रोड्यूस किया जाए हमारे कंट्री में, कि इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए और बाहर में इंपोर्ट किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। और GD 2022 में ये पूछा गया था, द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में पहली
पहली 7 ईयर प्लान में ये इम्पोर्टेंट दिया गया था कि आत्मनिर्भरता इंडिया में आत्मनिर्भर रहे। इस पे मुख्य फोकस किया गया था। तो ये हमारा इतना है। उसके बाद देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट इधर। तो नहीं है तो फिर अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए